कल के फाइनेंशियल प्लानिंग में रैंक एमएफ के हेड श्री ओमकेश्वर सिंह साहब ने उनके लिए 4 फंड्स का बेहतरीन पोर्टफोलियो जमाया था। इनमें से ये पोर्टफोलियो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आएगा और इस पोर्टफोलियो में से पिछले हफ्ते अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो हमने यूटीआई इक्विटी फंड को बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया था। क्या कारण थे इन रिटर्न्स के, वो सब आपको बताया गया था। आज हमारे रडार पर है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और इस फंड के मैनेजर श्री रौनक ओंकार सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। रौनक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। चलिए इस चर्चा को साथ बढ़ाते हैं। ओंकार जी, आपका स्वागत है। आपके साथ एक बहुत बेहतरीन फंड जुड़ा हुआ है, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसकी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर हमारे सामने आती ही रहेंगी। आप पिछले 7 साल से इस फंड से जुड़े हुए हैं और पिछले 11 साल से कार्यरत हैं पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज में। चलिए आपके फंड को ज़रा बारीकी से देखते हैं। इस 7 साल पुराने फंड में लगभग 3,182 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और यहाँ पर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज़बरदस्त रिटर्न कमाए हैं। 7 साल हो, 5 हो, 3 हो, 1 साल हो, छोटा दायरा जो भी हो, उसमें आपने बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाया है और हर वक्त आपका फंड अव्वल नंबर पर खड़ा हुआ है। इसके पीछे ओवरसीज डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप पहले 5 स्टॉक्स देखें तो उनमें से 3 आपको ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज दिखेंगी, फेसबुक, गूगल और अमेजन। तो एक बार बताइए ओंकार जी, किस हिसाब से आपने इस डाइवर्सिफिकेशन को सोचा और इसका आपको क्या लाभ हुआ? थैंक यू शैल जी। तो ये जो पोर्टफोलियो जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, इसमें 65% एलोकेशन है वो डोमेस्टिक मतलब इंडियन लिस्टेड कंपनीज पे है और सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से 35% मैक्सिमम एलोकेशन हम कर सकते हैं इंटरनेशनल मतलब इंडिया के बाहर की कंपनीज में। इसका कारण एक ही है कि जब हम इंडिया में रहते हैं हमारी जो यूसेज में हर दिन चीज़ें आती हैं, उसमें से कितनी सारी चीज़ें इंटरनेशनल कंपनीज बनाती है जिसके लिए इंडिया में कोई लिस्टेड कंपनीज में कॉम्पिटिटर नहीं है या फिर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है या सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ये चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं डेली, उन चीज़ों का अगर एज अ शेयर होल्डर हमें फ़ायदा उठाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। उसी के कारण हम इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनीज की प्रोडक्ट्स हम एक्चुअली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल लीजिए, गूगल की सर्च हम सब लोग करते हैं बट गूगल जैसी कंपनी इंडिया में नहीं है और गूगल जैसी यूनिक कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी और कंट्री में भी नहीं है। अमेरिका में भी गूगल जैसी कंपनी इनके साइज की कंपनी नहीं है। ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी में अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो हमें इंडिया के बाहर की कंपनीज में देखना होगा और इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते समय एक चीज़ याद रखनी होगी कि जो बिजनेस के फंडामेंटल्स है, ये कंपनी की परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट्स है, कैश फ्लोज है, जो भी हम बिजनेस के पैरामीटर्स ध्यान में रखते हैं, उन सभी पैरामीटर्स को याद रख के, उन सभी पैरामीटर्स को सोच समझ कर एनालाइज करके उसी के बाद इन्वेस्ट करना है। और ये भी समझना है कि हर एक अपॉर्चुनिटी जब इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा वैल्यूएशन के हिसाब से भी रीजनेबल हो। जी, तो ऐसा करते हैं रौनक जी, ज़रा फंड में डिटेल्स में जाते हैं। आपके पास लगभग 3100 करोड़ रुपए हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, सिर्फ 25 स्टॉक्स का। हम लोग बहुत सारे फंड एनालाइज करते हैं, कहीं 58 हमको स्टॉक्स दिखते हैं, कहीं 70। आपके पीछे, इस सोच के पीछे कोई कारण है कि आपने सिर्फ 25 फंड्स चूज किए हैं और बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में आप फिलहाल निवेशित हैं? पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन जो चीज़ होती है, ये हर एक फंड मैनेजर की स्टाइल होती है और इसे समझने के लिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन या अंडर डाइवर्सिफिकेशन की चीज़ समझनी होगी कि अगर आप 30 स्टॉक्स है ये आपका एवरेज है, अगर उसको आप 3 गुना करते हैं या 90 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में डालते हैं या 100 स्टॉक्स लेते हैं और हर एक स्टॉक को 1% अगर आप एलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो में, अगर वो 1% वाला स्टॉक डबल भी हो जाए तो आपके पोर्टफोलियो का ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। या फिर अगर आप सिर्फ 2 ही स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखते हैं
और दो कंपनीज जो आपको सबसे अच्छा पसंद है उसकी 50-50% एलोकेशन पोर्टफोलियो में करते हैं। उसका अगर एक कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाए या प्रॉफिट्स नहीं आए या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और उसकी स्टॉक गिर जाए तो आपके पोर्टफोलियो का काफ़ी घाटा हो सकता है। तो उसके लिए एक एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी में हो जिस कंपनी की ग्रोथ से आपको फायदा हो। उसके लिए 25 से 30 स्टॉक ये स्टैटिस्टिकली भी लोगों ने देखा है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी रेंज है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा आपके एलोकेशंस की बात करते हैं। रौनक, हम थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि पिछले 3 महीने हमने देखा कि इनमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को भी मिली है। क्योंकि आप एक मल्टी कैप फंड है, क्या आगे चलकर आप अपना एक्सपोजर इसमें बढ़ाएंगे? फिलहाल मिड कैप में लगभग 15%, स्मॉल कैप में 14% के आसपास आपका एक्सपोजर है, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है मिड कैप स्मॉल कैप में, आपको लगता है कि आगे इसमें और निवेश करेंगे आप? क्योंकि हालांकि आप एक लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए अपने फंड को सजेस्ट करते हैं, गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फंड्स को सजेस्ट करते हैं, लेकिन क्या एक्सपोजर एलोकेशन में विद इन इक्विटी कोई बदलाव होंगे, रौनक? जी, तो हमें जब इन्वेस्ट करते हैं हम पहले से डिसाइड नहीं करते कि हमें मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। हम देखते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, जितनी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन कंपनीज में कौन सी ऐसी कंपनीज है जो वैल्यूएशन में भी रीजनेबल है, जो बिजनेस हमें पसंद है और जिनकी मैनेजमेंट पे हम भरोसा करते हैं। और ये सब कंपनीज में कोई कंपनी मिड कैप भी हो सकती है, स्मॉल कैप भी हो सकती है। ये जो रिसेंटली मिड कैप या स्मॉल कैप कोई महीनों से रैली चल रही है, उसे हम नहीं देखते ज़्यादा, बिकॉज जो कंपनीज है अंडरलाइन, जो बॉटम अप हम लोग देखते हैं कंपनीज में, हमें उन कंपनीज पे फोकस करना ज़्यादा पसंद है। और आगे जाके भी वैल्यूएशन हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा ये कंपनीज चूज करने के लिए। सो अगर स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में वैल्यूएशंस अच्छे लगेंगे तो हम डेफिनेटली उनको चॉइस कर सकते हैं फंड में। जी, ओमकार साहब, आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछते हैं। हमारे साथ आपने इतनी शानदार तरीके से समझाया कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कितना ज़रूरी है। ये बताइए, यूएस मार्केट्स में जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, लगभग आपका जो पहले 10 स्टॉक्स हैं उसमें आपने लगभग 25% से ज़्यादा, माफ़ कीजिए 34% से ज़्यादा पैसा लगा रखा है। ये बताइए, वहाँ पे क्या अलग तरीके की आपको रिसर्च करनी पड़ती है ताकि आप फेसबुक, गूगल या अमेजन जैसी कंपनीज को अलग तरीके से समझें? वहाँ पर आपको क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं? जी, जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई कंपनीज काफ़ी यूनिक होती है, तो उनके कंपैरिजन के लिए ज़्यादा बिजनेस मॉडल्स होते नहीं है। तो उन्हें स्टडी करने के लिए जिस इंडस्ट्री के वो पार्ट है वो इंडस्ट्री स्टडी करनी पड़ती है। सो लोगों को लगता है कि गूगल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, पर एक्चुअली गूगल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग सेल करती है। सो कोई एडवर्टाइजर हो जिसे टीवी पे ऐड करना हो तो वो टीवी चैनल के पास जाएंगे, अगर किसी को ऑनलाइन एडवर्टाइज करना हो तो वो गूगल जैसी कंपनी के पास जाएंगे, फेसबुक जैसी कंपनी के पास जाएंगे। तो ये इंडस्ट्री के ट्रेंड्स है वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो इस इंडस्ट्री में कौन से ऐसे स्टॉक्स है, कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिनमें प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, सेल्स ग्रो हो रहा है और इन बिजनेसेस का आगे भी रनवे अच्छा है कि वो ग्रो कर सकते हैं आगे। सो ये स्टडी करना पहले इंपॉर्टेंट है। सो अपॉर्चुनिटी यूनिक होना ज़रूरी होता है, पर वो लिमिटेड कंडीशन नहीं है। उसके आगे भी देखना पड़ता है कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं। उसके बाद जैसे लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट से मिलना ज़रूरी है, ये सारी कंपनीज काफ़ी बड़ी है और इनका ग्लोबल बिजनेस है। सो यहाँ पे मैनेजमेंट से मिलके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इंडस्ट्री की ट्रेंड समझना ज़्यादा ज़रूरी है।